अरे मेरी देश इसको तो चालू करो। चल रहा है। चलो अरे सतीश सतीश इतने ज्यादा क्लास यार सब मेरे हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का रॉयल इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। और आज की इस क्लास के अंदर हम स्टैटिस्टिक्स को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने मेजर ऑफ डिस्पर्सन स्टार्ट किया था और मेजर ऑफ डिस्पर्सन के अंदर हमने कहा था कि कुछ एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन होते हैं और कुछ रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन होते हैं। मेजर ऑफ डिस्पर्शन का मतलब क्या होता है कि जब हम कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं और एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं तो जब उसकी सेंट्रल टेंडेंसी वैल्यू को मेजर करते हैं, जैसे मान लीजिए अर्थमेटिक मीन को हम मेजर करते हैं, ठीक है, तो कुछ वैल्यूज होती है, जैसे मान लो 2 3 4 है, ठीक है, और एक है 1 2 6, ठीक है, तो 1 2 6 4 5 7 7, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए इनका भी एवरेज जो है, यहाँ पर अगर मीन देखोगे तो मीन यहाँ भी 3 आएगा, लेकिन यहाँ भी 3 आएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर हम वेरिएशन देखें तो 1 - 6 या फिर हम कह सकते हैं 6 - 1, तो रेंज में जो डिफरेंस है वो कितना है, 5 का है। कितने का है, 5 का है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 4 - 2, यानी यहाँ पर जो वेरिएशन है वो वेरिएशन वैल्यूज में कम है और यहाँ पर वेरिएशन ज्यादा है, जबकि इन दोनों का अर्थमेटिक मीन की वैल्यू क्या है, सेम है। तो इस कंडीशन के अंदर हम क्या करते हैं कि स्कैटर्डनेस देखते हैं कि कितना जो है वैल्यू जो है वो स्कैटर्ड कर रहा है, कितना जो है वो डिस्पर्स कर रहा है, और उसके लिए स्टैटिस्टिक्स का एक टूल यूज किया जाता है जिसको हम बोलते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्सन। ठीक है सर, पॉजिटिव और नेगेटिव स्केट बताना, ये भी हम बात करेंगे नारायण, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने मेजर ऑफ डिस्पर्सन स्टार्ट किया था। मेजर ऑफ डिस्पर्सन के अंदर दो होते हैं, एक एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन होता है और एक रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन होता है। एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन के अंदर हमने रेंज के बारे में बात की थी। रेंज के बाद इसमें हम मीन डेविएशन के बारे में बात करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है, वेरिएंस के बारे में बात करेंगे, और फिर रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन के अंदर जो है हम स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन और आपके कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के बारे में बात करेंगे। तो दोनों पॉइंट जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। रेंज हमने कल कहा था कि रेंज क्या होता है, रेंज का मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू आपको डाटा में प्रेजेंट होती है उसको मिनिमम वैल्यू से क्या करना है, माइनस करना है, तो क्या निकल जाता है, रेंज निकल जाता है। रेंज के अंदर मैंने आपको बताया था कि रेंज जो है वो एक्सट्रीम डाटा के द्वारा क्या होती है, अफेक्टेड होती है। जैसे मान लो 2 3 4, अगर इसकी रेंज हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 - 2, यानी कितना आया, 2। लेकिन यहाँ पर 2 3 और 10 अगर मैं लिख देता तो कितना था, 10 - 2 यानी 8। तो देख लीजिए एक डाटा अगर आपने एक्सट्रीम वैल्यू ले ली तो उसकी वजह से पूरा का पूरा आपका जो वैल्यूज आता था वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। लेकिन एकमात्र ऐसा सेंट्रल टेंडेंसी जो एक्सट्रीम वैल्यू के द्वारा अफेक्टेड नहीं होता है उसका नाम क्या है, मीडियन है। क्योंकि ये किस चीज को बताता है, मिड वैल्यू को बताता है। इसको जो है लास्ट वैल्यू या फर्स्ट वैल्यू से मतलब नहीं है, या हाईएस्ट वैल्यू या मिनिमम वैल्यू से मतलब नहीं है, ठीक है। इसके अलावा रेंज का यूज कहां किया जाता है, तो मैंने आपको बताया था रेंज का यूज जो है मेनली क्वालिटी कंट्रोल जो इंडस्ट्रीज होती है वहां पर किसका यूज किया जाता है, रेंज का यूज किया जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज करके, या डेविएशन ऑफ रेंज की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय द मैक्सिमम वैल्यू प्लस मिनिमम वैल्यू, इसे हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज कहा जाता है, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। सर मीन डेविएशन एब्सोल्यूट डिस्पर्शन में आएगा क्या, बिल्कुल नारायण, मीन डेविएशन जो है एब्सोल्यूट डिस्पर्शन में आएगा। एक बार हम वापस उस चार्ट को बना लेते हैं। देखिए मेजर ऑफ डिस्पर्शन की बात करते हैं तो मेजर ऑफ डिस्पर्शन दो प्रकार का, कौन कौन सा, सबसे फर्स्ट याद रखना है एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन, और एक होता है आपका रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन। एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन की बात करते हैं तो इसके अंदर कौन कौन आता है, फर्स्ट वन याद रखना है रेंज आती है, सेकंड आपको याद रखना है मीन डेविएशन आता है, थर्ड नंबर की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन आता है, फोर्थ नंबर की बात करें तो वेरिएंस आता है, ठीक है। तो ये चारों जो है आपके किसके पार्ट है, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन के हैं। रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर जो है दो आपको याद रखना है, एक कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जिसको हम सीवी बोलते हैं, और एक होता है आपका स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन जिसको हम SEM के नाम से जाना जाता है। सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन का प्रकार नहीं है, तो मान लीजिए वेरिएंस की जगह CV दे दिया जाएगा तो कौन सा नहीं रहेगा, CV नहीं रहेगा, ठीक है। यहां तक समझ में आया, चलिए। मीन ऑफ डेविएशन भी आप मेंशन कर लेना, मीन ऑफ डेविएशन भी जो है
मेंशन कर लेना, मीन ऑफ डेविएशन आल्सो कम अंडर द कैटेगरी ऑफ एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। बुक्स के अंदर जो आप देखोगे तो वहां पर 3 है, लेकिन जो रंगास्वामी की बुक है स्टैटिस्टिक्स की, उसके अंदर मीन ऑफ डेविएशन को जो है वो भी एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन के अंदर रखा गया है। सर रिलेटिव डिस्पर्शन यूनिटलेस होता है क्या? रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन यूनिटलेस होता है, अभी हम बात करेंगे इन सब के बारे में, ठीक है। रेंज की यूनिट क्या होती है? रेंज की यूनिट क्या होती है? जो वेरिएबल की यूनिट होगी वही किसकी होगी? रेंज की यूनिट। जैसे मान लो 5 प्लांट है, एक प्लांट की हाइट 2 सेंटीमीटर है, दूसरे प्लांट की हाइट 5 सेंटीमीटर है, थर्ड प्लांट की हाइट 10 सेंटीमीटर है। अगर मैं पूछूं आपको रेंज क्या होगा, तो रेंज 10 सेंटीमीटर माइनस 2 सेंटीमीटर मतलब क्या आएगा? 8 सेंटीमीटर। यानी जो वेरिएबल्स आपको दे रखे हो, जो ऑब्जर्वेशन में जो यूनिट दे रखी होती है, वही आपके किसकी यूनिट होती है? रेंज की यूनिट होती है। ये चीज क्लियर है? रेंज जो है वो किसके द्वारा प्रभावित होती है? एक्सट्रीमली डाटा के द्वारा या हायर वैल्यू के द्वारा क्या होती है? अफेक्टेड होती है, ठीक है। इसके बाद में सेकंड पॉइंट हम स्टार्ट करेंगे, मीन डेविएशन। मीन डेविएशन में केवल आपको फॉर्मूला याद रखना है। मीन डेविएशन क्या होता है? मीन डेविएशन का फॉर्मूला होता है समेशन x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई n। इसे हम क्या बोलते हैं? मीन डेविएशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मीन डेविएशन कहा जाता है, ठीक। मीन डेविएशन के बाद में नेक्स्ट आता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर पहले कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं, आप भी एक साथ लिख लीजिए, फिर हम इसको समझेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन बाय कार्ल पियर्सन। अगर मैं आपसे पूछूं सिंपलेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन कौन सा है? सिंपलेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन कौन सा है? रेंज जो है वो क्या है? सिंपलेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन की कैटेगरी में आता है। एक बार ये पॉइंट लिख लो आप, गिवन बाय कार्ल पियर्सन और डिनोटेड बाय सिग्मा पॉपुलेशन के लिए आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हो तो इसको जो है सिग्मा के द्वारा डिनोट किया जाता है, और इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है। स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर, स्टैंडर्ड डेविएशन या सिग्मा बराबर अंडर रूट एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। जबकि सैंपल के लिए अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो तो इसको जो है एस के द्वारा डिनोट किया जाता है, और इसका फॉर्मूला जो है अंडर रूट एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस 1 होता है। मोस्टली आपको जो एग्जाम में पूछा जाएगा ये फॉर्मूला जो है याद रखना है। जनरली अगर स्पेसिफिकेशन देकर पूछा जाए तब आपको जो है वो सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। मोस्ट रिलायबल है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे मोस्ट रिलायबल, या फिर इसे कहा जाता है बेस्ट मेथड ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्शन, या फिर इसे कहा जाता है कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ डिस्पर्शन। इसकी रेंज की अगर हम बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अधिकतर एग्जाम में पूछी जाती है। 1 2 3 रेंज, रेंज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन आपसे पूछा जा सकता है, याद रखना है 0 टू इंफिनिटी, 0 टू इंफिनिटी इसकी रेंज होती है। फिफ्थ पॉइंट याद रखना, इफ ऑल वैल्यूज आर सेम देन स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी 0। यदि सभी वैल्यू सेम होती है तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 0 कंसिडर्ड किया जाता है। 6 पॉइंट आपको याद रखना है, if all values of all
values are negative, then standard deviation will be positive. एक और पॉइंट याद रखना है, 7 पॉइंट, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। ये क्वेश्चन जो है मोस्ट ऑफ द एग्जाम में पूछा जाता है, इसकी रेंज क्या होती है। एक बार आप इनको लिखिए, मेन डेविएशन का सिंपल फॉर्मूला है, ये समेशन का साइन है, समेशन x माइनस एक्स बार जो है वो अर्थमेटिक मीन को डिनोट करता है, x जो है वो इंडिविजुअल वैल्यूज होती है, n जो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। स्टैंडर्ड डिविएशन आपसे पूछा जा सकता है, किसने दिया था, कार्ल पियर्सन ने दिया था। डिनोटेड बाय, इसको किससे डिनोट किया था, जनरली सिग्मा आपको याद रखना है, ठीक है। और स्टैंडर्ड डिविएशन या सिग्मा बराबर जो है अंडर रूट x माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। सैंपल की बात करते हैं तो सैंपल को जो है वो स्मॉल s से डिनोट किया जाता है, सैंपल के स्टैंडर्ड डेविएशन को स्मॉल s से डिनोट किया जाता है, जिसका फॉर्मूला अंडर रूट x माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n माइनस 1। ये पूरा है, ठीक है। आप इसको, ये जो अंडर रूट है इसमें ये पूरा कवरअप है, ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस होता है। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन टर्म किसने दिया, कार्ल पियर्सन ने दिया। किससे डिनोट किया जाता है, याद रखना है, स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से डिनोट किया जाता है। इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है अंडर रूट एक्स माइनस एक्स बार, यानी जो आपका मीन डेविएशन था उस मीन डेविएशन में आपको क्या करना है, अंडर रूट लगाना है और इसका स्क्वायर करना है। पहले स्क्वायर करना है, स्क्वायर करने के बाद उसका अंडर रूट करना है, तो क्या बन जाता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। या स्टैंडर्ड डेविएशन को हम यह भी बोल सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ द मीन डेविएशन इज नोन एज द स्टैंडर्ड डेविएशन। भाई स्क्वायर रूट ऑफ मीन डेविएशन इज नोन एज अ स्टैंडर्ड डेविएशन, ये भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमने क्या किया कि जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, जो हमारा मीन डेविएशन था उस मीन डेविएशन का हमने स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद उसके अंडर रूट लगाया, तो इस स्टैंडर्ड डेविएशन को क्या बोल सकते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ मीन डेविएशन। स्क्वायर रूट ऑफ मीन डेविएशन इज कॉल्ड एज अ स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। इसके बाद में इसको डिनोट जो है, आपसे बहुत रेयरेस्ट केस होगा कि सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन आपसे पूछा जाएगा, जनरली आपसे पूछा जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला, तो पॉपुलेशन का आपको याद रखना है, ठीक है। सैंपल का पूछा जाए तो -1 कर देना है। इसके बाद में इसको क्या कहा जाता है, मोस्ट रिलायबल, यानी सबसे तर्कसंगत अगर कोई है तो वो आपका याद रखना है स्टैंडर्ड डेविएशन है। बेस्ट मेथड ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्शन है, जबकि सिंपलेस्ट कौन है, सिंपलेस्ट है आपका रेंज, उसमें ज्यादा हमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है, हमें मैक्सिमम वैल्यू से माइनस वैल्यू को माइनस करना होता है, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को माइनस करना होता है। और ये जो है आपका कैसा यूज किया जाता है, कॉमनली यूज किया जाने वाला मेजर ऑफ डिस्पर्शन है, ठीक है। इसकी रेंज की बात करते हैं, कहां से कहां तक होती है, 0 टू इंफिनिटी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको कुछ याद रहे ना रहे, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन की आपको वैल्यू याद रखना है, कहां से कहां तक होती है, 0 टू इंफिनिटी होती है। इफ ऑल वैल्यू आर सेम, यानी किसी स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर सभी वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, तो देन स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी 0। अब ऐसा क्यों आया, देखिए आप सिंपल सा एक फंडा याद रखो, जैसे मान लो कि मैंने 2 2 2, ठीक है, इनका अगर मैं मीन निकालूंगा तो कितना आएगा, 6 डिवाइडेड बाई 3 कितना आया, 2 आया, ठीक है। अब ये x क्या है, इंडिविजुअल वैल्यू है, मान लो x क्या हो गया, 2 हो गया, माइनस एक्स बार करूंगा तो कितना आएगा, 2 आएगा, और 2 में से 2 जाते हैं तो कितना आता है, 0। 0 का आप स्क्वायर भी कर लो फिर भी क्या आएगा, 0। इट मींस यदि if all values are same then standard deviation will be 0। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन की सभी वैल्यूज, अगर मान लीजिए जो हमें वैल्यूज दे रखी है वो सभी वैल्यूज अगर सेम होती है तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, 0 होता है, ठीक है।
इफ ऑल वैल्यूज आर नेगेटिव देन स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी पॉजिटिव। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर स्क्वायर होगा तो कोई जो माइनस की चीज होगी वो भी किस में हो जाएगी, पॉजिटिव में हो जाएगी। तो गिवन वैल्यूज अगर मान लीजिए सेम है तो उस केस के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, 0 होता है, याद रहेगा। अगर गिवन वैल्यूज नेगेटिव में है तो जब हम कैलकुलेट करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। बिकॉज माइनस है तो माइनस का जब स्क्वायर होगा तो जाहिर सी बात है किस में कन्वर्ट होगा, प्लस में जाएगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन जो है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस भी होता है। क्या होता है, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस को भी हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। अभी आपको ये पॉइंट समझ में नहीं आएगा, आपको 6 पॉइंट तक समझ में आया क्या, ठीक। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा आता है, उसको हम बोलते हैं 4th नंबर का वेरिएंस। वेरिएंस सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा कि वेरिएंस जो है ये टर्म किसने दिया, टर्म गिवन बाय आर ए फिशर। इसके पहले एक और पॉइंट आप लिख लेना स्टैंडर्ड डेविएशन में, मैं बताना भूल गया। स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिपेंडेंट ऑन स्केल एंड ओरिजिन। स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिपेंडेंट ऑन स्केल एंड ओरिजिन, ये पॉइंट और लिख लो। ओरिजिन का मतलब ये है प्लस माइनस, तो इतना ही बढ़ेगा इतना ही कम होगा। ओरिजिन का मतलब है इनटू और डिवाइडेशन। देखो मैंने आपको जब अर्थमेटिक मीन पढ़ाया था तो उस केस में बताया था कि स्टैंडर्ड अर्थमेटिक मीन यानी जो गिवन वैल्यूज है उनमें अगर आप 2 जोड़ोगे तो अर्थमेटिक मीन की वैल्यू में भी कितना ऐड हो रहा था, 2 हो रहा था। तो जनरली स्टेटिस्टिक्स की लैंग्वेज में जो है अगर आप 2 जोड़ोगे वैल्यूज में तो 2 ही जो आपका फाइनल जो कैलकुलेट कर रहे हो उसमें क्या होता है, बढ़ोतरी होती है। तो उसके लिए शॉर्ट में वो लोग क्या लिखते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिपेंडेंट ऑन, यानी डिपेंडेंट ऑन स्केल को क्या कहा जाता है, यदि गिवन वैल्यूज में 2 ऐड करोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू में भी कितना बढ़ेगा, 2 बढ़ेगा। अगर 2 घटाओगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू में भी कितना घटेगा, 2 घटेगा। तो जनरली वो इस तरीके से लिखने से बचते हैं और केवल एक वर्ड लिखते हैं डिपेंडेंट ऑन स्केल। जब भी आपके दिमाग में डिपेंडेंट ऑन स्केल वर्ड आए इसका मतलब ये होगा अगर आप 2 बढ़ाओगे तो जो फाइनल वैल्यूज है उसमें भी क्या बढ़ोतरी होगी, 2 की। 2 घटाओगे तो 2 की क्या होगी, कमी होगी। इसी तरीके से ओरिजिन की बात करते हैं तो ओरिजिन जो है किसके लिए यूज किया जाता है, माइनस और डिवाइडेशन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, ये चीज समझ में। इसके बाद लिखना वेरिएंस। वेरिएंस टर्म गिवन बाय द आर ए फिशर, और वेरिएंस को डिनोट किया जाता है बाय v, एंड वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, ठीक है। वेरिएंस क्या है, स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज नोन एज अ वेरिएंस। स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज नोन एज अ वेरिएंस। Square of standard deviation is known as a variance. Square of standard deviation is known as a variance. Square of standard deviation is known as a variance. समझ में आया? Standard deviation का square क्या कहलाता है, variance कहलाता है। Square of standard deviation is known as a variance. ठीक है। अब standard deviation की बात करते हैं तो standard deviation क्या होता है कि अंडर रूट समेशन x माइनस एक्स बार, ठीक है, यही होता है, डिवाइडेड बाय द n। ये किसका फॉर्मूला है, आपके स्टैंडर्ड डेविएशन का है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन हमने कहा कि स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या कहलाता है, वेरिएंस कहलाता है। अगर इधर भी मैं 2 स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर से क्या हो जाएगा, ये आपका अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। जनरली बचपन में मैथ में क्या होता था, किसी जगह अगर स्क्वायर लग रहा है और उसको आप स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हो, सॉरी किसी जगह अंडर रूट लगा हुआ है और उसको स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हो तो वो अंडर रूट क्या हो जाता था, गायब हो जाता है। तो इस तरीके से ये इक्वेशन क्या बनेगी, स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन n, ठीक है। तो अगर वेरिएंस का फॉर्मूला पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ये बहुत रेयरेस्ट केस है जब आपको कॉम्प्लेक्स करेंगे। आपको सिंपल वर्ड में बस ये याद रखना है कि स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर क्या कहलाता है, वेरिएंस कहलाता है, ठीक है। अब वो सिचुएशन अगर बनती है तो आप वहां कैलकुलेट कर लेना, वरना भी आप कॉम्प्लेक्स हो जाओगे। मीन डेविएशन क्या था, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या था, उसमें आपको सबसे पहली चीज मीन डेविएशन याद रखना है।
समेशन x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई n क्या होता है, मीन डेविएशन होता है। अब उसके अंदर मीन डेविएशन जो दे रखा है आपको उसका स्क्वायर कर दो और अंडर रूट लगा दो, क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर क्या कहलाता है, वेरिएंस। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ चीजें याद नहीं रखनी है। और वेरिएंस की भी जो यूनिट जो है सेम एज वेरिएबल होती है, यहां पर हम लिख देंगे यूनिट सेम एज वेरिएबल, यूनिट सेम एज वेरिएबल लिखा है यहां तक। अब मोस्ट इंपोर्टेंट है जो एग्जाम में पूछा जाने की चांसेस वहां से ज्यादा बन जाते हैं, हम बात करेंगे रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन के बारे में। किसके बारे में, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन के बारे में। और रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन के अंदर सबसे फर्स्ट है आपका सीवी। क्या है, सीवी। सीवी की फुल फॉर्म की बात करते हैं तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबिलिटी या वेरिएशन, वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, उसको हम क्या बोलते हैं, सीवी कहा जाता है। और सीवी के फॉर्मूले की अगर हम बात करते हैं तो सीवी का फॉर्मूला क्या होता है, सीवी इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। ठीक है। थर्ड नंबर, इसकी यूनिट जो है, सॉरी एक्सप्रेस जो है, सीवी का एक्सप्रेस किसमें किया जाता है, सीवी एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, CV is unitless। एक बार आप ये लिखिए फिर मैं समझाता हूं। एंड वैल्यू ऑफ CV is proportional to variability of data। सर स्टैंडर्ड डेविएशन फ्री फ्रॉम ओरिजिन होता है क्या, भाई डिपेंडेंट होता है, फ्री फ्रॉम नहीं होता है। जो वेरिएंस होता है वो फ्री फ्रॉम ओरिजिन होता है, ठीक है, उसके बारे में मैंने मेंशन नहीं करवाया। ये 4 पॉइंट एक बार आप लिखो और उसके बाद एक को लिख लेना नीचे, 7वां स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, जिसको हम ACM बोलते हैं, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, दैट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट। एक बार इन पॉइंट्स को लिखिए फिर समझते हैं। रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन के अंदर दो चीजें हैं, सीवी है और एक स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन है। एक सीवी है और एक स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन है। सीवी का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है। सीवी का फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100 होता है। सीवी का एक्सप्रेशन हम किस में करते हैं, परसेंटेज में। सीवी इज यूनिटलेस और उसके बाद वैल्यू ऑफ सीवी इज प्रोपोर्शनल टू वेरिएबिलिटी ऑफ डाटा। जितनी वेरिएबिलिटी होगी उसी के अंदर सीवी की वैल्यू भी क्या आएगी, उतनी ही ज्यादा आएगी। स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन बराबर क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अंडर रूट n होता है। n का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एक अभी मैं बताऊंगा वो क्यों हमने ऐसा लिखा है। जनरली रिलेटिव ह्यूमिडिटी को अगर हम बात करते हैं तो उसकी यूनिट परसेंटेज मेंशन करते हैं ना, अभी इसका रीजन हम देखेंगे। एक बार आप इनको लिखिए। लिखिए, लिखो। स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, जनरली क्वेश्चन पूछा जाएगा सीवी की यूनिट क्या होती है, सीवी का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन की रेंज क्या होती है, कौन सा रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन है, कौन सा एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन है, रेंज क्या होती है, ठीक है, सिंपलेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन कौन सा है, मोस्ट कॉमनली यूज मेजर ऑफ डिस्पर्शन कौन सा है। इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। लिखिए आपने ये। चलो एक बार सीवी को देखो। फर्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करता हूं तो सीवी, सीवी की फुल फॉर्म आपको याद है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। वेरिएबिलिटी नहीं है, क्या है, वेरिएशन है, पहली चीज। सेकंड चीज, सीवी का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। फिर सीवी इज एक्सप्रेस्ड इन
परसेंटेज। किसमें एक्सप्रेस कर रहे हैं? परसेंटेज में, क्योंकि हमने किससे मल्टीप्लाई किया है? यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई किया है। फिर नेक्स्ट लाइन है CV इज यूनिटलेस। क्या है? यूनिटलेस है। अब ये ऐसा हमने क्यों कहा? मान लो जैसे कि हम प्लांट हाइट, हमने एक ऑब्जर्वेशन लिया था, और प्लांट हाइट जब हमने ऑब्जर्वेशन लिया तो इसके लिए जो मीन वैल्यू आई, प्लांट हाइट की मीन वैल्यू आई एक प्लॉट के अंदर, वो आई है मान लीजिए 15। कितनी आई है? 15। और इसके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन की जो वैल्यू आई है वो आई है 75। कितनी आई है? 75। अब प्लांट हाइट जो है, तो जाहिर सी बात है प्लांट हाइट है तो कुछ ना कुछ तो यूनिट होगी। 15 सेंटीमीटर आया। स्टैंडर्ड डेविएशन में इसकी वैल्यू कितनी आई? 75 सेंटीमीटर आया। अब मैं कह रहा हूं कि इसके लिए आपको क्या मेंशन करना है? CV कैलकुलेट करना है। CV कैलकुलेट कैसे करोगे? कि सर CV का फॉर्मूला तो आपने बताया था स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। ठीक है, यानी हम क्या करेंगे? 75 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 15 सेंटीमीटर इंटू 100 करेंगे। अब 15 से 75 कितनी बार क्रॉस हो जाएगा? 5 बार। तो जनरल में एक बार एग्जांपल लिया हूं तो ये कितना आएगा? 500%। यहां सेंटीमीटर था, नीचे क्या था? सेंटीमीटर था। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या हो गया? क्रॉस हो गया। इस वजह से इसको क्या कहा जाता है? यूनिट लेस कहा जाता है। ठीक है, एक्सप्रेशन हम परसेंटेज में कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन यूनिट क्या है? लेस है। यहां पर कोई यूनिट नहीं। प्लांट हाइट को हम डिनोट करें कि इसकी वेरिएबिलिटी इतनी है। मान लीजिए कोई प्लांट हाइट है, उस प्लांट हाइट के लिए एक वैरायटी है A, ठीक है, और एक वैरायटी है B। इन दोनों के लिए प्लांट हाइट की अगर हम बात करते हैं तो इसका CV आता है मान लीजिए 25% और इसका CV आता है 50%। तो किसके अंदर वेरिएबिलिटी ज्यादा है? A के अंदर या B के अंदर? A वैरायटी के लिए CV की वैल्यू कितनी है? 25%। B वैरायटी के लिए CV की वैल्यू कितनी है? 50%। आपको ये बताना है कि किस वैरायटी के अंदर वेरिएबिलिटी ज्यादा प्रेजेंट है। अरे सिंपल सी बात, जिसके लिए CV की वैल्यू ज्यादा, उसकी वेरिएबिलिटी क्या होगी? उतनी ही ज्यादा होगी। B वैरायटी के अंदर वेरिएबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। मान लो कोई प्लांट तो ऐसा है जिसके 5 सेंटीमीटर ही हाइट है, लेकिन कोई दूसरा है जिसकी 50 सेंटीमीटर हाइट है, मतलब यहाँ वेरिएबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। इस कैलकुलेशन का आपको काम पड़ेगा जब मास्टर की थीसिस आप करोगे। अगर आपको CV नहीं आता है तो आप थीसिस नहीं लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन हो जाता है लास्ट में सब कुछ काम। तो याद रखना है CV बराबर क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100 होता है। याद रहेगा, ठीक है। स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन √n। देखो, इनको जितना अपन मैथमेटिकल कॉम्प्लिकेशन में जाएंगे आप और ज्यादा कंफ्यूजन हो जाओगे, इसलिए आपको कुछ फंडामेंटल चीजें याद रखनी है, पर्टिकुलर चीजें याद रखनी है। केवल ये याद रखो कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन जो है किसका एक पार्ट है, ठीक है। इसका फॉर्मूला अगर पूछ लिया जाए तो स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन √n होता है। इससे ज्यादा आपको याद नहीं रखना है। CV आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, पांचों के पांचों पॉइंट जो है आपको याद रखना है, ठीक है, क्लियर है। चलिए, इसके बाद में n का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब जैसे मान लो मैं कहूं प्लांट हाइट, ठीक है, तो प्लांट हाइट तो हमारे लिए वेरिएट हो गया। अब जैसे मान लो एक प्लांट था, 2 था, 3 था, 4 था, तो हमने 4 प्लांट की क्या लिए? ऑब्जर्वेशन लिए। तो ये हमारे n बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो इसकी प्लांट हाइट आई है 10 सेंटीमीटर, इसकी आई है 15 सेंटीमीटर, इसकी आई है 20 सेंटीमीटर और इसकी आई है 25 सेंटीमीटर। तो इसके लिए अगर हमें अर्थमेटिक मीन निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? 10 प्लस 15, 15 प्लस 20, 20 प्लस 25, यानी कितना हो जाएगा? 45 और 5 50, 60 और 10 70, 70 डिवाइडेड बाई 4, ये हो जाएगा। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 4 है। हम जानते हैं अर्थमेटिक मीन बराबर क्या होता है? समेशन x अपॉन n होता है। n क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। समेशन x क्या है? कि जो भी आपको गिवन वैल्यूज है उनको आपको क्या करना है? जोड़ना है। तो n हमेशा क्या होता है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को डिनोट करता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद में आपके सिलेबस में एक पॉइंट दिया हुआ है कोरिलेशन और रिग्रेशन का, ठीक है, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोरिलेशन के बारे में। देखिए, कोरिलेशन की अगर हम बात करते हैं तो कोरिलेशन कहाँ हो सकता है? मान लो 2 दोस्त हैं, अगर उन दोनों की एक दूसरे से बनती नहीं है तो उनके बीच में कोरिलेशन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो आप क्या कहोगे? इनके बीच में तो कोरिलेशन नहीं है, यानी इसको वैल्यू क्या दोगे आप? 0 दोगे, कि उनके बीच में तो कोई कोरिलेशन नहीं है। जब भी हम स्टेटिस्टिक्स की बात करते हैं और कुछ वेरिएबल्स की बात करते हैं, वेरिएबल का मतलब क्या होता है? कि जो कैरेक्टर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो क्या कहलाता है? आपका वेरिएबल कहलाता है। जैसे मैं कहूं एक गाय है, ठीक है, और उस गाय को आप मान लीजिए पहले चारा कम देते थे, लेकिन आपने क्या बढ़ा दिया? चारा आप ज्यादा दे रहे हो, तो उसका जो दूध देने की क्षमता है वो भी क्या होगी?
बढ़ेगी। तो इन दोनों कैरेक्टर के बीच में, दोनों वेरिएबल के बीच में कोई रिलेशनशिप है क्या? है रिलेशनशिप। और कैसा रिलेशनशिप है? पॉजिटिव रिलेशनशिप है कि हम चारा ज्यादा देंगे तो जाहिर सी बात है कि दूध भी क्या होगा? ज्यादा है। ठीक है। या फिर हम कहें कि जैसे मान लो प्लांट की हाइट है, प्लांट की हाइट और नाइट्रोजन के बीच में किस प्रकार का रिलेशन होता है? पॉजिटिव रिलेशन होता है। ज्यादा नाइट्रोजन दोगे तो प्लांट की वेजिटेटिव ग्रोथ क्या होगी? ज्यादा होगी। तो इन दोनों के बीच में जो है कैसा रिलेशनशिप आ रहा है? पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ठीक है, ये चीज क्लियर है। नेगेटिव रिलेशनशिप का मतलब ये है कि अगर हम नाइट्रोजन ज्यादा देते तो प्लांट की हाइट क्या होती? डिक्रीज होती। ठीक है, तो मतलब किसी एक चीज को देने से दूसरी चीज भी अगर बढ़ती है तो इस प्रकार के रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव रिलेशनशिप। और एक अगर बढ़ाते हैं तो दूसरे में अगर कमी होती है तो उस रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव रिलेशनशिप। ठीक है, और इस प्रकार के कोरिलेशन को हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव कोरिलेशन। इसको हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, अब मान लो अगर हम किसी चीज को बढ़ाएं और दूसरे पर कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा तो इस यहां पर कोरिलेशन क्या है? जीरो है। ये दोनों एक दूसरे से क्या है? डिपेंडेंट है, जबकि ये क्या है? इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब एक चीज आपको याद रखना है कि कोरिलेशन जो है हमेशा कौन से वेरिएबल्स के लिए लागू होता है? जो कि एक दूसरे पर क्या होते हैं? डिपेंडेंट होते हैं। क्या होते हैं? डिपेंडेंट होते हैं। तो कोरिलेशन का मतलब होता है रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। दो वेरिएबल के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कोरिलेशन कहा जाता है। और वेरिएबल कैसे होंगे? वेरिएबल कैसे होते हैं? डिपेंडेंट। कैसे होना चाहिए? डिपेंडेंट। वेरिएबल कैसे होना चाहिए? डिपेंडेंट। तो उन दोनों के बीच में जो भी रिलेशनशिप होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कोरिलेशन कहा जाता है। ये चीज क्लियर है। अब एक चीज मैं यहां पर लिख सकता हूं कि जो नॉन या इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, नोट लगाकर हम लिख सकते हैं कि इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैव जीरो कोरिलेशन। इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में कैसा होता है? कोरिलेशन की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। क्या होती है? जीरो होती है, क्योंकि वो एक दूसरे से डिपेंडेंसी नहीं शो करते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, इंडिपेंडेंट टू वेरिएबल, यहां पर एक और वर्ड लिखना, टू वेरिएबल। इंडिपेंडेंट टू वेरिएबल्स हैव जीरो कोरिलेशन। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, मेजरमेंट ऑफ कोरिलेशन। किन्हीं दो डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में हम कोरिलेशन को मेजर करते हैं तो उसे कहा जाता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट, नोन एज कोरिलेशन कोएफिशिएंट या कोरिलेशन इंडेक्स। या तो क्या कहा जाएगा? कोरिलेशन कोएफिशिएंट कहा जाएगा या कोरिलेशन इंडेक्स कहा जाएगा। दो या फिर किसी भी कोरिलेशन को जो हम मेजर करते हैं उस मेजरमेंट को हम क्या बोलते हैं? कोरिलेशन कोएफिशिएंट या कोरिलेशन इंडेक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, रेंज आपसे पूछी जा सकती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। रेंज ऑफ कोरिलेशन, रेंज ऑफ कोरिलेशन, जनरली रेंज ऑफ कोरिलेशन जो है अगर आपसे पूछा जाए डिपेंडेंट वेरिएबल, या सिंपल भी अगर आपसे पूछा जाए कभी भी तो याद रखना है -1 से लेकर +1, -1 to +1 होती है। ठीक है, बट ये जो कोरिलेशन है हम किसके बीच की बात कर रहे हैं? डिपेंडेंट। इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में जो कोरिलेशन होता है उसकी रेंज कितनी होती है? -1 से +1। लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल की रेंज कितनी होती है? केवल 0। ये पॉइंट आपको याद रखना है, कंफ्यूजन नहीं होना है। और कोरिलेशन का मेजरमेंट क्या कहलाता है? कोरिलेशन कोएफिशिएंट या कोरिलेशन इंडेक्स कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ कोरिलेशन। आपने ये लिखा क्या यहां तक? लिख लिया? बाद में चलिए, इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन के अंदर हम कोरिलेशन को जो है 2-3 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट मान लो हम कहें कि एक होता है पॉजिटिव कोरिलेशन,
कैसा होता है? पॉजिटिव कोरिलेशन, और एक होता है नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब क्या है? मैंने आपको दूध और गाय का दूध और चारे का एक एग्जांपल दिया कि अगर आप पाउडर ज्यादा खिलाओगे तो जाहिर सी बात है क्वालिटी या क्वांटिटी ऑफ मिल्क भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। या नाइट्रोजन ज्यादा दोगे तो प्लांट की हाइट भी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो इस प्रकार के कोरिलेशन को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव कोरिलेशन कहा जाता है। पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब यह है कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल की क्वांटिटी को अगर आप बढ़ाते हो तो उसी रूप में जो है दूसरा वेरिएबल भी क्या होगा? इंक्रीज होता है। उस प्रकार के कोरिलेशन को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव कोरिलेशन कहा जाता है। तो मान लीजिए जैसे कि दो वेरिएबल हैं जो कि एक दूसरे से क्या है? डिपेंडेंट है। अब जैसे ही मान लो ए को बढ़ाओगे तो बी भी क्या होगा? बढ़ेगा। ए को घटाओगे तो बी भी क्या होगा? घटेगा। समझ में आया? इन दोनों वर्डों के माध्यम से समझ जाओगे कि दो डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक ए है और एक बी है। ये दोनों क्या है? प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल का मतलब है एक को बढ़ाओगे तो दूसरा भी क्या होगा? बढ़ेगा। दूसरे को अगर घटाओगे तो पहले को घटाओगे तो दूसरा भी क्या होगा? कम होगा। ठीक है। नेगेटिव कोरिलेशन की अगर हम बात करते हैं तो नेगेटिव कोरिलेशन में क्या होता है? यहां पर दो डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में जो रिलेशनशिप होती है वो कैसी होती है? इनवर्स होती है। एक को बढ़ाओगे तो दूसरे में क्या होगी? कमी। एक को बढ़ाया तो दूसरे में क्या हुई? कमी। या फिर मान लीजिए एक को आप कम करते हो तो दूसरा क्या होता है? इंक्रीज होता है। ठीक है। इन दोनों को अलग अलग कलर के पेन से आप लिख लेना ताकि समझ जाओ। या फिर इनवर्स प्रोपोर्शनल साइन अगर आप देख रहे हो तो समझ जाओगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव कोरिलेशन। जैसे कि नाइट्रोजन हम ज्यादा दे रहे हैं तो प्लांट हाइट क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, माना कि। तो उस केस में जो रिलेशनशिप है वो कैसा है? नेगेटिव रिलेशनशिप है। कैसा है? नेगेटिव रिलेशनशिप है। ठीक है। इसके बाद में एक होता है आपका लीनियर और एक होता है नॉन लीनियर, या इसके पहले जो है हम बात करते हैं सिंपल कोरिलेशन। सिंपल कोरिलेशन, सिंपल कोरिलेशन का मतलब यह है कि जब हम दो वेरिएबल की स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ टू वेरिएबल। कोरिलेशन के लिए जब हम दो वेरिएबल की स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ टू वेरिएबल, तो उसे हम क्या बोलेंगे? सिंपल कोरिलेशन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? सिंपल कोरिलेशन। सिंपल कोरिलेशन का मतलब यह है कि हम जो है केवल और केवल स्टडी के लिए कितने वेरिएबल लें? दो वेरिएबल लेंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल। इसके बाद में सेकंड आता है पार्शियल कोरिलेशन। पार्शियल कोरिलेशन, पार्शियल कोरिलेशन के अंदर जो है जो हम स्टडी करते हैं वो मोर देन टू वेरिएबल की करते हैं। स्टडी मोर देन टू वेरिएबल की करते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना इसको समझाने के लिए। जैसे मान लो हमने यहाँ वेरिएबल लिए हैं ए बी सी डी। जैसे ये हो गया हमारा प्लांट हाइट। क्या हो गया? प्लांट हाइट। ये हो गया नाइट्रोजन की अमाउंट। ये मान लो हमने सीड रेट हो गए। ठीक है। ये मान लो कोई और है। तो जब हम दो से ज्यादा वेरिएबल का यूज कर रहे हैं स्टडी में, तो इस प्रकार के कोरिलेशन को हम क्या बोलेंगे? पार्शियल कोरिलेशन। क्या कहा जाएगा? पार्शियल कोरिलेशन। लेकिन हमने इससे पहले पढ़ा सिंपल कोरिलेशन, जिसके अंदर हम केवल कितने वेरिएबल लेते हैं? दो वेरिएबल लेते हैं। ठीक है। पार्शियल कोरिलेशन के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि स्टडी के लिए मोर देन टू वेरिएबल तो हम यहां पर यूज करते हैं, लेकिन जो चेंजेस अकेयर होंगे वो केवल और केवल किसमें होंगे? दो में होंगे। और बाकी की सारी के सारे वेरिएबल्स क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। उनके अंदर कोई चेंजेस नहीं होगा। आई बात समझ में? पार्शियल कोरिलेशन के अंदर क्या है कि स्टडी के लिए मोर देन टू वेरिएबल हम यूज करेंगे, लेकिन चेंजेस जो अकेयर होंगे वो किसमें होंगे? दो ही वेरिएबल के अंदर होंगे। बाकी के सारे वेरिएबल क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। उनके अंदर कोई चेंजेस नहीं होगा। आई बात समझ में? इस प्रकार के कोरिलेशन को हम क्या बोलते हैं? पार्शियल कोरिलेशन कहा जाता है। तो स्टडी मोर देन टू वेरिएबल, more than two variables, but change in only two variable and other remain constant। तो इस प्रकार के कोरिलेशन को हम क्या बोलेंगे? पार्शियल कोरिलेशन कहा जाए। यहां तक समझ में आया क्या आपको? ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका मल्टीपल कोरिलेशन। मल्टीपल कोरिलेशन,
मल्टीपल कोरिलेशन के अंदर जो है हम कहेंगे कि यहाँ स्टडी जो है 3 से अधिक वेरिएबल की जाएगी और सब में क्या होगा, चेंज अकेयर इन ऑल, चेंजेस अकेयर इन ऑल, सभी के अंदर क्या होगा, परिवर्तन होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मल्टीपल कोरिलेशन। जनरली याद रखना है, सिंपल कोरिलेशन केवल 2 वेरिएबल की स्टडी की जाती है, उसको सिंपल कोरिलेशन बोला जाता है। पार्शियल कोरिलेशन के अंदर 2 से अधिक वेरिएबल की स्टडी की जाती है, लेकिन चेंजेस जो है केवल 2 वेरिएबल में होता है, बाकी सब क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। मल्टीपल कोरिलेशन का मतलब है कि 2 से ज्यादा, मतलब 3 या 3 से अधिक भी हो सकते हैं, सबकी स्टडी की जाएगी और चेंजेस भी उन सब में होगा। उस प्रकार के कोरिलेशन को हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल कोरिलेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मल्टीपल कोरिलेशन कहा जाता है। इसके बाद में एक और क्लासिफिकेशन है जिसको हम लीनियर और नॉन लीनियर क्लासिफिकेशन बोलते हैं। कोरिलेशन का एक और क्लासिफिकेशन है लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन। जनरली अगर आपको पॉजिटिव कोरिलेशन समझ में आया होगा तो लीनियर कोरिलेशन आप इजीली समझ सकते हो, ठीक है। लीनियर कोरिलेशन का मतलब क्या हुआ, जैसे कि मान लो 1 kg नाइट्रोजन देने से जो इल्ड बढ़ रही है वो 1 kg बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है, 1 kg बढ़ रही है। 1 kg नाइट्रोजन दिया तो इल्ड कितना बढ़ा, 1 kg, ठीक है। इस प्रकार के रिलेशनशिप को हम बोलते हैं लीनियर कोरिलेशन। क्या कहा जाता है, लीनियर कोरिलेशन कहा जाता है। 1 kg नाइट्रोजन देने से इल्ड में कितनी बढ़ोतरी हो रही है, 1 kg, यानी जितना अमाउंट आप एक वेरिएबल के अंदर चेंज करते हो उतना ही अमाउंट किसमें चेंज हो जाता है, दूसरे वेरिएबल में होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर कोरिलेशन कहा जाता है। जबकि नॉन लीनियर कोरिलेशन के अंदर आपने वेरिएबल के अंदर कुछ चेंज किया है यूनिट में, लेकिन दूसरे वेरिएबल के अंदर चेंजेस नहीं होगा, और होगा भी तो कम होगा। इस प्रकार के कोरिलेशन को हम क्या बोलते हैं, नॉन लीनियर कोरिलेशन कहा जाता है। तो जनरली एग्रीकल्चर या प्रैक्टिकल इंपोर्टेंस के अंदर जो सबसे देखा जाता है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो आया है वो किस प्रकार का रिलेशनशिप शो होता है, नॉन लीनियर रिलेशनशिप या नॉन लीनियर कोरिलेशन अधिकतर दिखाई देता है, ठीक है। समझ में आया क्या, तो ये दोनों पॉइंट्स भी आपको याद रखना है। तो यहां पर हम मेंशन कर सकते हैं लीनियर कोरिलेशन का मतलब ही ये है कि चेंजेस in unit quantity of a variable changes the other variable as same, ठीक है। जबकि changes in unit quantity of variable does not change other variable। और मोस्ट इंपोर्टेंट आपसे ये पूछा जाएगा कि प्रैक्टिकल इंपोर्टेंस में जो है कौन सा, प्रैक्टिकल इंपोर्टेंस में कौन सा रिलेशनशिप या कौन सा कोरिलेशन अधिकतर शो होता है। तो प्रैक्टिकली इंपोर्टेंस में कौन सा शो होता है, अधिकतर नॉन लीनियर कोरिलेशन शो होता है, ठीक है। यहां से ज्यादा आपके कोरिलेशन से और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। ये तीनों चीजें जो है वो आपको ध्यान रखना है। तो एक बार आप इसको लिखिए, क्लासिफिकेशन कोरिलेशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कोरिलेशन की आपको रेंज याद रखनी है, और ये रेंज जो है डिपेंडेंट वेरिएबल्स के लिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के लिए क्या होती है, 0 होती है। जब 2 वेरिएबल एक दूसरे से संबंध नहीं रखते हैं तो उनके बीच में कोरिलेशन नहीं होगा, और नहीं होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0। रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल, और दोनों वेरिएबल कैसे होना चाहिए, डिपेंडेंट। आपसे डेफिनेशन में पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद में इंडिपेंडेंट 2 वेरिएबल्स की क्या होती है, कोरिलेशन 0 होता है, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ कोरिलेशन नोन एज कोरिलेशन कोएफिशिएंट और कोरिलेशन इंडेक्स।
देखो -1 से +1 के बीच में आपका सही है, लेकिन यहाँ पर एक वर्ड आपको सोचना है कि जैसे किसी चीज को आप बढ़ा रहे हो और किसी चीज में कमी हो रही है, तो एक पॉजिटिव जा रहा है और एक नेगेटिव जा रहा है, वहां पर जीरो नहीं आ रहा है। वैसे अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसका तभी तो ट्रू नहीं है, तभी तो हम रिग्रेशन पर गए, क्योंकि कोरिलेशन तभी तो ट्रू नहीं है, इसलिए साइंटिस्टों ने, स्टैटिस्टिशियन ने क्या किया, कोरिलेशन से भी ज्यादा इफेक्टिव माना है रिग्रेशन को, बिकॉज रिग्रेशन देता है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द टू डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कोरिलेशन केवल लागू होता है किसके लिए, डिपेंडेंट वेरिएबल्स के लिए। ठीक, लिख लिया क्या आपने ये? तो रेंज के क्वेश्चन आया था सीयूटी के पेपर में इस बार, बिल्कुल पूनम, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेंज से रिगार्डिंग। ठीक है, क्लासिफिकेशन आपको याद रखना है। पॉजिटिव कोरिलेशन एंड नेगेटिव कोरिलेशन, इनमें ज्यादा कंफ्यूजन मत हो जाना, इन साइंस को हटा ही देता हूं वरना। ये प्रोपोर्शनल है और ये इनवर्स है। पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन, जिस तरीके से इस पॉजिटिव कोरिलेशन को ग्राफ पर जो है प्लॉटेड जब आप करते हो, तो जैसे दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल ये है, ठीक है, और दूसरा वेरिएबल जो है इस तरीके से इसको शो किया जाता है। ये अलग बात है, आपको ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम में नहीं जाना है, केवल सिंपल वर्ड में याद रखो। थोड़ा जल्दी लिखो ना। सिंपल कोरिलेशन, चलिए, बिजनेस डाटा के लिए या मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन के लिए कौन सा सेंट्रल टेंडेंसी मोस्टली यूज किया जाता है? बिजनेस डाटा या मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स के लिए कौन सा सेंट्रल टेंडेंसी मोस्टली यूज किया जाता है? ऑनलाइन वाले बच्चों बताइए, कौन सा सेंट्रल टेंडेंसी यूज किया जाता है मोस्टली बिजनेस डाटा और मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स के लिए, या वेदर फोरकास्टिंग के लिए कौन सा जो है सेंट्रल टेंडेंसी मेनली यूज किया जाता है? मीडियन कैसे होगा, मोड का ज्यादा यूज किया जाता है ना, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसके होने के चांसेस ज्यादा होंगे। ठीक है, क्या नारायण भाई, पीयूष धाकड़, मल्टीपल को, अरे मल्टीपल तो बात ही नहीं। चलो, मान लो पीयूष आप सूज की शॉप डालना चाहते हो या फिर जोधपुरी जूतियों की शॉप डालना चाहते हो, तो आप जो है, अगर आपसे कहा जाए कि आपको सेंट्रल टेंडेंसी यूज करते हुए जो है आपको कौन सा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के माध्यम से जो है आप अपनी दुकान के अंदर जूतियां खरीदोगे, कितने नंबर की जूती सबसे ज्यादा खरीदोगे, तो उसके लिए कौन सा स्टैटिस्टिकल टूल यूज करोगे? किसका यूज करेंगे? मोड का। ठीक है भाई, नंबर ऑफ कितने लोगों के पैरों की साइज जो है एक एवरेज होती है, ठीक है, यानी फ्रीक्वेंसी कितनी है उन लोगों की, उसके लिए। ये हो गया हमारा, आज 5वीं क्लास है इसकी स्टैटिस्टिक्स की। जूम करें, चलिए मैं एक बार बोल देता हूं। सिंपल कोरिलेशन, स्टडी ऑफ टू वेरिएबल। पार्शियल कोरिलेशन, स्टडी ऑफ मोर देन टू वेरिएबल्स बट चेंजेस इन ओनली टू वेरिएबल, अदर रिमेन कांस्टेंट। मल्टीपल कोरिलेशन, मोर देन 3 वेरिएबल आर स्टडीड एंड चेंजेस अकर इन ऑल। ठीक है, लिख लिया? थोड़ा जल्दी लिखो। स्टैटिस्टिक्स को थोड़ा थोड़ा याद करते हुए जाना है ना, एक साथ याद नहीं होगा वरना। अच्छा, और ऑफलाइन में, चलिए लिख लिया। कोरिलेशन, लीनियर कोरिलेशन और नॉन लीनियर कोरिलेशन। जनरली आपको माइंड में एक वर्ड शेड कर लो। लीनियर का मतलब है कि किसी की एक यूनिट क्वांटिटी आपने बढ़ाई है तो दूसरे में भी उतना ही परिवर्तन होगा, उतना ही चेंजेस होगा। इस इंग्लिश को भी ज्यादा याद मत रखो, आप तो केवल एक वर्ड याद रखो कि मान लो किसी ए वेरिएबल की यूनिट क्वांटिटी आप बढ़ाते हो तो दूसरे में भी सेम यूनिट में ही चेंजेस होगा, ठीक है, सेम अमाउंट में ही चेंजेस होगा। आपसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कौन सा नॉन लीनियर कोरिलेशन मोस्टली प्रैक्टिकल इंपोर्टेंस का होता है?
पीयूष धाकड़ कुछ तो ऊपर से निकल रहा है। देखो ऊपर से जो निकल रहा है उसको निकलने दो, ज्यादा नहीं हो तो सिंपल फंडा ये है, ऊपर ऊपर से याद कर लेना, रेंजेस वगैरह याद कर लेना, ठीक है। देखिए माइनर जो क्वेश्चंस होते हैं और माइनर सब्जेक्ट्स जो होती है, लिख लिया, चाहे कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, माइनर सब्जेक्ट्स रैंक या सिलेक्शन दिलाने में बड़ी भूमिका अदा करते हैं। इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स। अक्षिता मालो, बोलिए अक्षिता। कोरिलेशन जो है कौन से वेरिएबल के लिए लागू होता है? केवल डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? डिपेंडेंट वेरिएबल्स के लिए। लीनियर कोरिलेशन का मतलब कुछ नहीं है कि अगर 1 केजी नाइट्रोजन अगर आप फील्ड में डालते हो तो उससे जो है राइस की यील्ड में जो है वो 1 केजी यील्ड में क्या होती है? इंक्रीमेंट होता है। तो इस प्रकार के रिलेशनशिप को क्या कहा जाता है? इस प्रकार के कोरिलेशन को कहा जाता है लीनियर कोरिलेशन, ठीक है। एक वेरिएबल में जितना आपने क्वांटिटी में चेंज किया है उतनी ही क्वांटिटी दूसरे वेरिएबल में अगर होती है तो उसको हम बोलते हैं लीनियर कोरिलेशन, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट है रिग्रेशन। रिग्रेशन देखिए बच्चों, कोरिलेशन जो है वो केवल कौन से वेरिएबल के लिए लागू हुआ था? डिपेंडेंट वेरिएबल्स के लिए। किसके लिए? डिपेंडेंट वेरिएबल्स के लिए। जबकि रिग्रेशन जो है वो लागू होता है आपके डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों के लिए। तो पहले कुछ पॉइंट्स आप मेंशन कर लीजिए, साथ के साथ लिख लीजिए, 4-5 पॉइंट है, फिर समझाते हैं। गिवन बाय, मोस्ट इंपोर्टेंट है, गिवन बाय फ्रांसिस गाल्टन। फ्रांसिस गाल्टन, फ्रांसिस गाल्टन, गिवन बाय फ्रांसिस गाल्टन। हजारीलाल प्रजापति, हाँ भाई हजारीलाल। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, गिवन बाय फ्रांसिस गाल्टन। इट इज द मैथमेटिकल expression, it is the mathematical expression या mathematical average relationship, mathematical average relationship between two variables, between two variables। और ये दो वेरिएबल जो हैं या तो आपका डिपेंडेंट हो सकता है, डिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है, या फिर आपका ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है। अगर डिपेंडेंट वेरिएबल है तो डिपेंडेंट वेरिएबल को जो है कहा जाता है known as a dependent variable is known as a regressed or explained variable। regressed or explained वेरिएबल। जबकि इंडिपेंडेंट को बोलते हैं रिग्रेसर या प्रेडिक्टर, known as a रिग्रेसर या फिर कहा जाता है प्रेडिक्टर, या कहा जाता है एक्सप्लेनरी। एक बार आप इसको लिखिए फिर समझते हैं इसको। थर्ड नंबर इसकी यूनिट या फिर रेंज, या फिर इसको हम एक्सप्रेस एच वाई बराबर ए प्लस बी एक्स। फोर्थ इसकी रेंज प्लस इंफिनिटी टू माइनस इंफिनिटी, प्लस इंफिनिटी टू माइनस इंफिनिटी।
एक बार ये 4 पॉइंट्स आप लिखिए। एक को लिख लो, दोनों के लिए 2 वेरिएबल अगर स्टडी की जाए। सिंपल रिग्रेशन। सबसे जो काम की बात है वो इसकी रेंज है। ये रिग्रेशन लिखा हुआ है ना, लीनियर रिग्रेशन। इसका मतलब आपसे पूछा जा सकता है स्टेपिंग बैक टूवर्ड, stepping back towards the average। मोहित कोरिलेशन की प्रॉपर्टीज में हम ज़्यादा नहीं जाएंगे यार, ठीक है, क्योंकि फिर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा स्टैटिस्टिक्स। जहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं पुराने एग्जाम्स में उनको अपन कवर करते हैं, ठीक है। लिखा आपने रिग्रेशन? चलो लिखो एक बार, फिर हम बात करते हैं इसके बारे में। स्टेपिंग बैक टुवर्ड द एवरेज, इसका मतलब जो है मीन, अगर आपसे पूछा जाए कि जो रिग्रेशन वर्ड है इसका मतलब क्या होता है सिंपल लैंग्वेज में, जैसा कि डीजी यूजीन का पूछा जाता है, ठीक है, उसी तरीके से रिग्रेशन का पूछा जा सकता है। रिग्रेशन का मतलब क्या है, ठीक है, रिग्रेशन टर्म का मतलब क्या होता है, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो स्टेपिंग बैक टुवर्ड द एवरेज इसका मतलब होता है, ठीक है। कोरिलेशन की अगर हम बात करें तो कोरिलेशन दो डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप को बता रहा था कि एक को चेंज करते हैं तो दूसरे पर क्या फर्क पड़ता है, बढ़ता है या घटता है या कोई इफेक्ट नहीं आता है। लेकिन रिग्रेशन के अंदर जो है वेरिएबल्स जो होंगे वो डिपेंडेंट भी होता है और इंडिपेंडेंट भी होता है। रिग्रेशन क्या है, ये टर्म किसने दिया? फ्रांसीसी गाल्टन ने दिया है। किसने दिया है? फ्रांसीसी गाल्टन ने। स्टैंडर्ड डेविएशन किसने दिया है? कार्ल पियर्सन ने दिया है। किसने दिया है? कार्ल पियर्सन ने। वेरिएंस किसने दिया है? आर.ए. फिशर ने दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से इन 2-3 साइंटिस्ट हैं, इनके नाम ज्यादा आएंगे, ज्यादातर तो आपको आर.ए. फिशर और कार्ल पियर्सन का मिलेगा, लेकिन फ्रांसिस गाल्टन जो है उन्होंने क्या दिया था? रिग्रेशन दिया था। रिग्रेशन का सिंपल मीन आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि स्टेपिंग बैक टुवर्ड द एवरेज जो है, जैसे लेजर फेजर आता है, आपने लेजर फेजर का नाम सुना होगा, इकोनॉमिक्स के अंदर एक्सटेंशन के अंदर आता है, केवल एक चीज बदलेगी और बाकी किसी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। लेजर फेजर उसे कहा जाता है, कोरिलेट नहीं कर पा रहा हूं मैं, ठीक है। तो इस तरीके से कभी कभी जो है आपसे पूछा जाएगा कि स्टेपिंग बैक टुवर्ड द एवरेज कहा जाता है, रिग्रेशन को, कोरिलेशन को किसे कहा जाता है? तो याद रखना है रिग्रेशन को। मैथमेटिकल एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल, दो वेरिएबल के बीच में मैथमेटिकली हम रिलेशनशिप देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? रिग्रेशन। ये दो वेरिएबल कैसे हो सकते हैं? डिपेंडेंट हो सकता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल अगर दो हैं और उनके बीच में जो रिलेशनशिप मैथमेटिकली हम शो कर रहे हैं तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? रिग्रेशन कहा जाएगा। लेकिन उन डिपेंडेंट वेरिएबल को क्या कहा जाता है? रिग्रेस या फिर एक्सप्लेनेट वेरिएबल कहा जाता है। एक चीज याद रखना है कि सेकंड फॉर्म जब हम लिखते हैं, ठीक है, तो सेकंड फॉर्म लिखते हैं तो सेकंड फॉर्म में क्या लगाते हैं? हमेशा उसको जनरली आपने ईडी वर्ड सुना होगा, पीछे क्या लगा देते हैं? ईडी लगा देते हैं। तो आप यहां पर देखिए डिपेंडेंट के अंदर दोनों जगह क्या लगा हुआ है? ईडी लगा हुआ है। यानी उस वेरिएबल को क्या बोल देंगे? रिग्रेस या फिर एक्सप्लेनेट वेरिएबल कहा जाता है। कहने का मतलब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि जब हम रिग्रेशन एनालिसिस करते हैं और जब दो डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में हम कोरिलेशन बताते हैं, रिलेशनशिप बताते हैं मैथमेटिकली, तो उन प्रकार के वेरिएबल को कहा जाता है रिग्रेस वेरिएबल,
रिग्रेसर वेरिएबल, प्रेडिक्टर वेरिएबल या फिर एक्सप्लेनेशनरी वेरिएबल, तो कौन सा जाएगा? रिग्रेस वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल के पीछे क्या लगेगा? ईडी लगेगा, या तो रिग्रेस होगा या फिर एक्सप्लेनेड होगा। जबकि इंडिपेंडेंट के पीछे आपको ईडी नहीं मिलेगा, रिग्रेशन हो सकता है, प्रेडिक्टर हो सकता है या फिर एक्सप्लेनेशनरी वेरिएबल हो सकता है। बहुत रेयरेस्ट केस में आपको यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनती है। सिंपल वे में पूछा जाएगा मैथमेटिकल एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल इज नोन एज, इसे क्या कहा जाता है? रिग्रेशन। ठीक है, जबकि एक और इक्वेशन आपसे पूछा जा सकता है कि रिग्रेशन की कॉमन इक्वेशन क्या होती है, तो y बराबर a प्लस बी एक्स होता है। y जो है मान लो कोई प्रोडक्ट हो गया और ये जो है उसके फैक्टर्स हो गए। ठीक है, जैसे इल्ड हो गया तो इल्ड को कौन कौन से फैक्टर गवर्न कर रहे हैं, ये रिलेशनशिप हो गया। और कुछ याद रहे ना रहे, रिग्रेशन में एक वर्ड जरूर याद रखना, इसकी यूनिट जो है क्या होती है? प्लस इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब होता है अनंत से लेकर माइनस इंफिनिटी। जबकि अगर हम कोरिलेशन की बात करें तो कोरिलेशन की क्या होती है? प्लस से माइनस वन, प्लस वन से माइनस वन, प्लस वन से माइनस वन। ये किसकी है? कोरिलेशन की। डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए है, लेकिन नॉन डिपेंडेंट वेरिएबल या इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए कोरिलेशन की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। कोरिलेशन की स्टडी करना, उसको मेजर करना, कोरिलेशन कोएफिशिएंट कहलाता है या कोरिलेशन इंडेक्स कहलाता है। रेंज आपको याद रखना है, दो वेरिएबल की अगर हम स्टडी करेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल रिग्रेशन। जिस तरीके से दो वेरिएबल की स्टडी कोरिलेशन में की जाती थी तो उसको हम क्या बोलते थे? सिंपल कोरिलेशन। इसी तरीके से इस प्रकार के रिग्रेशन को हम क्या बोलेंगे? सिंपल रिग्रेशन। और ये जो है वो लीनियर भी हो सकता है और नॉन लीनियर भी हो सकता है। यहां से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है किस साइंटिस्ट ने ये टर्म दिया है, क्या ये होता है, किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं और इसकी यूनिट क्या है। इससे ज्यादा आपको कोई क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो एक बार आप इन स्टैटिस्टिक्स के पार्ट्स को पढ़ना, और एसआर कांटवा की बुक अगर आपके पास हो तो जितना मैंने अभी तक आपको पढ़ाया वहां जाके क्वेश्चंस को सोल्व करना। कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है, मान लो सेंट्रल टेंडेंसी का नहीं आता है, तो उसको स्टार फॉर्म में जहां आप लिख रहे हो उन्हीं नोट्स में लिख लेना। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स कवर होने के बाद में लगभग आपको 100 पॉइंट्स जो है एक फैक्ट फॉर्म में दूंगा, उनको आपको पढ़ना है। वो ऐसे पॉइंट्स हैं जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं, लेकिन वो बहुत डीप स्टैटिस्टिक्स जब हम पढ़ेंगे तब जाके कवर होंगे। तो इतना टाइम हम कंज्यूम नहीं करेंगे, क्योंकि 2 या 3 क्वेश्चंस आते हैं और 2 या 3 क्वेश्चंस के लिए हमें ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं करना है। जब भी आपको टाइम मिले 5-5 लाइन जो है वो रोजाना का पढ़ना, तो 10 एक दिन में आप उनको कवर कर दोगे। ठीक है, एक बार इनको कवर करना। ओके, थैंक यू। एमसीक्यू बुक बताएं। देखो, एमसीक्यू बुक वैसे जनरल एग्रीकल्चर के लिए कोई मार्केट में नहीं है। पहले एक एग्री विजार्ड हुआ करती थी, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लेक्स बुक है। ठीक है, तो मैं तो ये कहता हूं कि आप कोरिलेशन पढ़ रहे हो, जैसे मान लो आपने कोरिलेशन पढ़ा, ठीक है, तो आपके दिमाग में आप क्वेश्चन डालो कि कोरिलेशन से अगर मुझे पेपर बना दिया जाए तो क्या क्वेश्चन बनेंगे। तो सबसे पहली चीज, कोरिलेशन क्या होता है? दो वेरिएबल के बीच में स्टडी या रिलेशनशिप क्या कहलाता है? कोरिलेशन कहलाता है। वेरिएबल्स कैसे होना चाहिए? डिपेंडेंट होना चाहिए। मतलब आपको देखना है कि कौन सा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है जो मुझे नहीं आएगा, तो उसको आप खुद जो है एक ऐसी कॉपी रखो जिसके अंदर बना दो, कोरिलेशन लगा के 2 पॉइंट लिख लो जो आपको नहीं आते हैं। तो यही आपका एमसीक्यू बुक हो गया। और सबसे अच्छा ये है कि लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को आप सोल्व करो। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। ओके जी।